जो आज का, हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग, देखो फटाफट एक बार लाइव आ जाओ आप लोग, प्रभाकर, जीवेंद्र, अनुष्का। हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बिल की, यानी कृषि विधेयक की। रीजनिंग क्लास लगेगी सिर्फ एक, या देखो एक्चुअल में मैं आपको रीजनिंग, करंट अफेयर्स दोनों कवर कराऊंगा। तो अभी हम आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ रहे थे, पूछ भी रहे थे कि कुछ टॉपिक हमें ऐसे समझने हैं जो व्यापम के एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर देने जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे किसान धरने पर बैठा हुआ है, पंजाब का, हरियाणा का। तो आखिर ये विवाद है क्या? सरकार और किसानों के बीच अभी भी मध्यस्थता क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे कहानी क्या है? आज हम इस 1 घंटे के लेक्चर में पूरा समझने जा रहे हैं, और यकीन मानो आपके सारे डाउट यहां पर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये कृषि बिल आपको समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो बता दो, नहीं तो फिर हम इसको स्टार्ट करें। हाँ, मैथ्स की भी क्लास आपकी लगेगी, कोई इशू नहीं है। हाँ, राम राम भैया। चलो, हाँ अब देखो हम स्टार्ट करने वाले, और फटाफट आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, क्योंकि इसके हाइलाइट्स पॉइंट्स आपको साथ साथ नोट डाउन करने हैं। चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर बिल 2020। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां लिखा हुआ है कृषि विधेयक 2020। समझ आ गया हमें? अच्छा, समझ आ गया। चलो, अभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। हाँ, तो देखो यहां पर हमने लिखा भी हुआ है, अब की बार वर्दी पार, जो हम टैगलाइन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वर्दी इस बार सबके कहीं ना कहीं, हमें फिलहाल सबके पास वर्दी होना चाहिए। जो रिजल्ट आपका कांस्टेबल का है उसमें कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन यहां पर सिक्योरिटी को एक दर्शाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर लिखा भी हुआ है कृषि बिल पर किसानों का विरोध क्यों है। यदि विरोध है तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा, क्या आप लोग सरकार के सपोर्ट में हैं या फिर सरकार के सपोर्ट में नहीं है। पीडीएफ आपकी इसकी नहीं मिलेगी, इसके जो आपके फैक्ट है उनकी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए यहां स्टार्ट करते हैं। तो कृषि बिल पर किसान का विरोध क्यों है, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट बताइए आखिर क्यों सरकार कर रहे हैं विरोध, नहीं तो हम स्लाइड आगे स्टार्ट करें। हाँ, साइंस की भी क्लास होगी, ठीक है। हाँ, सरकार के सपोर्ट में, लेकिन कुछ संशोधन हो जाए तो आपका अच्छा है। चलिए समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिएगा, तो आपने देखा होगा केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में 3 कृषि विधेयक बिल को पारित किया गया है। समझिएगा जरा ध्यान से, आप कमेंट पे ध्यान नहीं बिल्कुल जाना चाहिए, आपका ध्यान जाना चाहिए यहां पर पर्टिकुलर स्क्रीन पे। तो हाल ही में सरकार ने आपके 3 कृषि विधेयक बिल को संसद में पारित किया, और संसद में पारित होने के बाद यहां तो तब भी ठीक है, लेकिन इस विधेयक को फाइनल मंजूरी नहीं मिली और विरोध अभी तक चल रहा है। तो इसके पीछे कहानी क्या है वो हम जान लेते हैं। तो हमें यहां पर क्या क्या पढ़ना है, जरा बोर्ड पे देख लीजिएगा। हाँ, यहां पर जो भी कहानी है की पॉइंट्स की, देखिएगा हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम एपीएमसी एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है, देखो यहां पर वन लाइनर फैक्ट जो बन रहे हैं भैया नोट करते हैं ना ध्यान से। पहला ये जो चर्चा में है वो है एपीएमसी एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में पर्टिकुलर लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझते जाना। वैसे पर्टिकुलर इसके जो डेफिनेशन यदि हम बात करें दोनों में चलेगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म आपको यहां इंग्लिश में पता होना चाहिए। तो पहला तो ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एपीएमसी एक्ट। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे कृषि उपज विपणन समिति। ठीक है, दूसरा जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एमएसपी के बारे में। जैसे कि कई लोग बोल भी रहे हैं कि जो भी विवाद है वो एमएसपी का ही है। कुल मिलाकर सारा जो विवाद कहीं ना कहीं यहां पर समस्याएं हो रही हैं वो इस एमएसपी को लेकर आ रही हैं, जिसका फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। हिंदी में बोलेंगे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम एक एक चीज समझेंगे, एक एक चीज विस्तार समझेंगे। अभी मैं केवल आपको हाइलाइट्स पॉइंट बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं फुल फॉर्म आपके व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये यदि आपने वीडियो समझ लिया पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से तो आप यहां मान के चलिए यहां पर 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर लिखा हुआ है हमने थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ऑर्डिनेंस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अध्यादेश, है ना, अध्यादेश। तो अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या है, ये भी हम समझेंगे। अगला हमने यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है एफसीआई, जिसको हम बोलेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम। और लास्ट में लिखा हुआ है यहां पर फूड सिक्योरिटी बिल, हिंदी में बोलेंगे खाद्य सुरक्षा विधेयक। तो यहां पर हम एक एक चीज समझते जा रहे हैं, समझते जाना जरा ध्यान से, यहां लेट के बात नहीं करना भैया, समझो जरा।
इस बार हमें ये चीज पहले क्लियर कर लो, फिर हमें आगे हम बात करेंगे बाकी सिलेबस की, बाकी पीडीएफ की। तो हम ये पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इसकी जो कहानी हम उसको एक एक करके यहां पर समझ रहे हैं, समझते हैं ना ध्यान से। देखो जो कृषि है हमारा, जो हमारा कृषि यानी एग्रीकल्चर है, वो राज्य की विषय सूची में शामिल है। पहली चीज समझिएगा, वो किस में आता है आपका, राज्य की विषय सूची में। जैसा बोलते नहीं, किसान बोलते हैं कि किसान की कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, तो मुझे उनसे कहीं ना कहीं एक चीज याद भी आती है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, किसान कहीं ना कहीं घर में खाद्यान्न भर लेगा, तो ये फिलहाल किसानों के पक्ष में कुछ चीज तो है लेकिन बाकी नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान क्या करता है, बारिश की दुआ करता है। लेकिन आप उसको सोचो, किसानों की जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है, आपने देखा होगा ये जो फोटो दिख रहा है आपको यहां पर साइड में, आप देखिएगा ये कितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसमें किसानों पर जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं देखिए पानी की बौछार कर रही। काफी ये वीडियो वायरल हुई होगी, आपने देखा भी होगा। तो किसानों की स्थिति फिलहाल क्या हो रही, 34 से 36 दिन हो चुके हैं, किसान अभी भी हरियाणा और पंजाब के रोड में धरने में बैठे हुए हैं, और वो चाह रहे हैं किसान कहीं ना कहीं सरकार उनकी बात सुने, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं बोल रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। आखिर एमएसपी है क्या, किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम समझने वाले, समझते एक एक करके। तो पहली चीज तो ये जो कृषि है वो हमारा राज्य की विषय सूची में शामिल है, पहला पॉइंट। देखो होता क्या था आपको समझते हैं अपन स्टार्टिंग से। 1950 के पहले, 1950 के पहले क्या होते थे, साहूकार होते थे और जमींदार होते थे। तो जो जमींदार साहूकार होते थे, यदि किसान को कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होती थी, तो वो उस जमींदार साहूकार के पास जाते थे, ठीक है, अपनी जो कहीं ना कहीं जमीन है उसको वहां पर गिरवी कर रखते थे, और उसके बदले में वो क्या कर लेते थे, पैसा ले लेते थे। लेकिन किसानों का इससे क्या होता था, शोषण होता था, है ना। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं साहूकार और जमींदार का जो प्रेशर था, दबाव था, उसकी वजह से किसानों को शोषण होता था। तो 1950 के बाद सरकार ने यहां पर थोड़ा बदलाव ला लिया, और सरकार यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आई, सरकार यहां पर लेकर आई जिसका नाम है एपीएमसी एक्ट। समझिएगा, सरकार क्या लेकर आई, साहूकार और कहीं ना कहीं जो वहां पर जमींदार थे उनके शोषण को रोकने के लिए सरकार ने एक बिल लाई जिसका नाम है एपीएमसी एक्ट। समझिएगा, एपीएमसी एक्ट जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और इसी को हम यानी एपीएमसी एक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, एपीएमसी की मंडी, अनाज मंडी, या इसी को हम मंडी बोलते हैं। तो एपीएमसी की मंडी सरकार लेकर आई, समझिएगा कब, 1950 के बाद। क्यों, क्योंकि सरकार को यह लगा, आपने देखा होगा जब हम मंडी की बात करते हैं तो मंडी में कौन होते हैं, मंडी में होते हैं आढ़तिया, या फिर हम उसी को क्या बोलते हैं, बिचौलिया। तो जो आढ़तिया जो बिचौलिया होते हैं, वहां पर किसान क्या करता है, अपनी फसल को लेकर जाता है, उसकी बोली लगती है, या फिर उस फसल की दाम जो भी रहता है पर्टिकुलर, वो बिचौलिया और जो कहीं ना कहीं आढ़तिया होते हैं उस फसल को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन इससे एक चीज ये भी बिगड़ जाती थी, वो ये बिगड़ जाती थी, कई बार ऐसा होता था किसानों की फसल में यहां पर कहीं ना कहीं कमी बता देते थे। कमी कैसी, ये फसल में कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं, इसमें कहीं ना कहीं इतना अमाउंट और ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगा, तो उससे किसानों का कहीं ना कहीं कुछ शोषण भी हो जाता था कि किसानों की फसल हमने 40 रुपए में खरीद ली, लेकिन फिर हमने व्यापारी को 45 रुपए में बेच दी। लेकिन किसानों को यह सहूलियत जरूर थी कि किसान अपने आसपास की उस मंडी में उस फसल को बेच सकता है। तो आपने एक फोटो और भी देखी होगी, वायरल हो रही थी, वो जो कि महाराष्ट्र और राजस्थान की थी, जिसमें आपने देखा होगा जो मंडी है उनमें ताला लग रहा है, कुछ मंडियां बंद हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये, कुछ लोगों का कहना है, किसानों का भी कहना है कि यदि ये बिल आता है तो वो 3 बिल के हम आगे आएंगे, लेकिन यदि ये बिल आता है तो यहां पर जो मंडी है वो खत्म हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं जो सेक्टर है वो प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला जाएगा, यानी व्यापारी जो है उनका यहां दबदबा ज्यादा होने वाला है। तो याद रखिएगा, जब हम एपीएमसी की बात कर रहे हैं, जब हम एपीएमसी की बात कर रहे हैं, हमें केवल ये की पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ये तो क्लियर है, वैसे भी यहां पर हमें केवल स्क्रीन यहां पर जो दिखाई दे रही है वो किसानों के बारे में दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, आगे क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, ये नाम आपको क्लियर दिखने चाहिए, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बैकग्राउंड वैसे भी कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, पहले क्या होता था, किसानों के पास 3 ऑप्शन थे। कौन कौन से 3 ऑप्शन थे, पहला था हमारे पास लोकल मार्केट,
किसानों के पास, देखो पहले हम इसका इतिहास जान रहे हैं, फिर हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो पहला जो था वो था लोकल मार्केट, जहां पर किसान अपनी फसल को बेच सकता था। लोकल मार्केट का मतलब हो गया व्यापारी, समझिए, किसान अपनी फसल को व्यापारी को जाकर बेच सकता था, या फिर किसान आस पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति आ जाता है या व्यापारी आ जाता है कि आपके में फसल खरीदना है, तो उसके पास स्वतंत्रता थी किसान के पास कि उस फसल को वो उस लोकल मार्केट में बेच सकता है। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एपीएमसी मंडी। देखो तीन ऑप्शन थे किसान के पास। पहला ऑप्शन था कि वो उस फसल को लोकल मार्केट में बेच दे, ठीक है। दूसरा उसके पास ऑप्शन था कि वो उस फसल को एपीएमसी मंडी में जाकर क्या कर दे, बेच दे, समझिएगा। पहला ऑप्शन था कि लोकल मार्केट में बेच दे, जो व्यापारी वर्ग के लोग होंगे वो खरीद लेंगे। यदि हम बात करेंगे, हाँ दोनों यहां पर क्लास चलेंगे, रीजनिंग और करंट अफेयर्स दोनों सब्जेक्ट मेरे हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरे यदि हम बात करेंगे एपीएमसी मंडी की, तो एपीएमसी मंडी का मतलब यह है कि सरकार ने यह बोला था कि मंडी में जो बिचौलिया और जो आढ़तियां हैं वहां पर वो फसल को किसान बेच सकता है। और तीसरा जो ऑप्शन था किसान के पास वो था एमएसपी। वो किसान के पास क्या था, एमएसपी, यानी किसान उस फसल को एमएसपी में बेच सकता है। अब कुल मिलाकर ये जो झगड़ा, ये जो बवाल है वो इस एमएसपी में है भैया। क्या है एमएसपी, जरा समझ लो। फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, हिंदी में बोलेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या है जरा समझ लेना। एमएसपी का मतलब क्या होता है, एमएसपी का मतलब होता है, समझिएगा, एमएसपी का मतलब क्या होता है। एमएसपी का मतलब होता है, मान लीजिए किसान ने कोई फसल की, अनाज, ये केवल एग्जांपल हम ले रहे हैं, उसकी कीमत जब उसने उसकी बुवाई की तो उसे लागत जो आई वो आई यहां पर 1,000 रुपए प्रति कुंटल। यानी जब अनाज की बुवाई किसान ने की, केवल उदाहरण हम ले रहे हैं, तो उसकी जो लागत आई वो कितनी आई यहां पर 1,000 रुपए प्रति कुंटल। लेकिन जब वो बेचने जाएगा तो सरकार ने बोला कि उसकी कुल लागत में मेहनताना जो परिश्रम हुआ और साथ ही साथ में हम यहां पर प्रॉफिट यानी लाभ जोड़ दिया, और उसने बोल दिया कि ये कुल मिलाकर कितना हो गया 700 रुपए। तो ये जब फसल उसने बुवाई की तो उसकी जो लागत थी वो आपकी कितनी थी, 1,000 रुपए। उसके बाद प्रॉफिट जनरेट कर दिया उसमें 700 रुपए, तो जो ये अमाउंट बना वो बना कितना, 1,700 रुपए। वो अमाउंट कितना बना, 1,700 रुपए। और ये अमाउंट वो है जिस पर सरकार किसान की फसल को क्या करेगी, खरीदेगी। और ये जो 1,700 रुपए है ये क्या है, ये है एमएसपी। समझ आ गया। यानी किसान का जो कहीं ना कहीं लागत का जो अमाउंट है, जो मूल्य है, उस पर सरकार ने कुछ प्रॉफिट और किसान का मेहनताना बाकी चीजें जोड़ दी, तो कुल मिलाकर जो अमाउंट बनेगा वो कहलाएगा एमएसपी। तो सरकार कुल 23 फसलों पर एमएसपी लागू किए हुए है। इट इज क्लियर। किसान 23 फसलों पर यदि हम बात करें तो आपका एमएसपी के माध्यम से फसल बेच सकता है। लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि लगभग और लगभग 2 और 3 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी पर बेची जाती हैं। और वो भी हम बात करें तो भारत में स्थिति क्या है, भारत में स्थिति यह है कि 6% किसान, यह अमाउंट याद रखना 6%, ये 6 से 7% किसान ही ऐसे हैं जो अपनी फसल को एमएसपी में बेचते हैं। क्योंकि बाकी जो किसान की हम बात करेंगे तो बाकी जो किसान है वो अपनी फसल को एमएसपी में बेचने की उन्हें रिक्वायरमेंट रहती नहीं, क्योंकि वो या तो सोचते हैं कि पहली चीज एमएसपी के लिए पहले आपका एनरोलमेंट होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, अमाउंट एक पर्टिकुलर 2 से 3 महीने में अकाउंट में आता है। तो इन सब से बचने के लिए किसान केवल 6% ही यहां एमएसपी में बेचता है, और जो बाकी किसान है वो अपनी जो फसल है उस फसल को या तो व्यापारी, आढ़तिया या आस पड़ोस के जो लोग हैं या वो आकर ले जाते हैं, खरीद जाते हैं, तो उनको भी बेच देता है। और जैसे कि आपने सुना होगा इस बिल में, आपने बहुत सारी एक पर्टिकुलर वीडियो है, फोटो देखी होगी, जिसमें जियो के जो व्यापारी हैं, जियो की जो बोरी हैं, उनमें अनाज को भरा जा रहा है। तो कई लोगों का कहना यह है कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो उस अनाज को वहां पर कहीं ना कहीं बेचेंगे, गोदाम में भरेंगे, उसमें हम आगे आएंगे फिलहाल, है ना। समझिएगा जरा ध्यान से। तो यहां पर 6% ही किसान ऐसे थे जो अपनी फसल को एमएसपी में बेचते थे, बाकी फिलहाल आपके नहीं बेचते थे। तो इसकी कहानी कुल मिलाकर ऐसी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, समझते हैं ऑर्डिनेंस क्या है। यहां तक यदि क्लियर है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को पढ़ाई पे फोकस बहुत ज्यादा करना है। 2 महीने का हमारे पास टाइम है। हाँ नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है।
क्योंकि 2 महीने का हमारे पास जो पर्टिकुलर यहां टाइम देखने को मिल रहा है, उस 2 महीने में हमें ऐसा कुछ करना है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेकर जाना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। एक एक नंबर से कहीं ना कहीं यहां पर रिक्वायरमेंट और मेरिट पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। हाँ, नोट कर लिया बिल्कुल। हाँ, बाकी क्लासेस लगेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसको हम रफ कर देते। चलिए देखिएगा। हाँ, एपीएमसी का ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, नोट डाउन कर लीजिएगा। एपीएमसी का मतलब कुल मिलाकर है कृषि मंडी। एपीएमसी जो एक्ट आया था उसका मतलब यह था कि भारत में जो कृषि मंडी है उनको स्थापित किया जा सके, जिससे जो किसान है अपनी फसल को आसानी से उस जिले की मंडी में बेच पाए। ठीक है। हाँ, पीडीएफ आपको लगेगी तो वो भी शेयर कर दी जाएगी, कोई इशू नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी डिस्कशन बाद पे, है ना। तो 5 जून 2020 समझिएगा, अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं। हाँ, बदलाव क्या हुए वो आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, आगे हम हमारी जो स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर बदलाव क्या किया गया है। अभी तो हम केवल बेसिक फैक्ट समझ रहे हैं। हाँ, और आप लोगों को मेहनत बहुत करनी है। बोलते हैं ना, वो हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आशा बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को ही हिला देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को कहीं ना कहीं मेहनत करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिएगा, तो 5 जून जो हमने यहां पर 2020 जो डेट लिखी हुई है, हाँ 5 जून, 5 जून जो 2020 की डेट है, याद रखिएगा इसके बारे में। इस दिन अध्यादेश के तौर पे, इस दिन अध्यादेश के तौर पे यानी ऑर्डिनेंस के तौर पे इस बिल को पारित किया गया था। जरा समझना, एक यहां नया वर्ड देखने को मिल रहा है, यदि आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, अध्यादेश। ठीक है, ये होता क्या है ऑर्डिनेंस, इसको हम समझते हैं। देखो, जब कहीं पर, जब कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी आ जाए, है ना, इमरजेंसी आ जाए, आपदा आ जाए, यदि कुछ ऐसा होता है तो सरकार क्या करती है, अध्यादेश जारी कर देती है। ये अध्यादेश संविधान के आर्टिकल 123 में दर्शाया गया है। जो अध्यादेश है ये हमारा संविधान कौन से अनुच्छेद में है, तो ये नोट डाउन कर लेना, अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में डिस्कस किया गया है। ये अनुच्छेद भी याद रखना है। ठीक है। हाँ, अध्यादेश जारी कौन करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी कौन करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, जब सरकार को लगता है कि उसका जो संसद सत्र है वो नहीं चल रहा, यदि आपदा आ गई या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, तो सरकार उस बिल को डायरेक्ट पारित ना करके जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनकी एक बैठक बुलाई जाती है, और उस बैठक के बाद चर्चा करने के बाद उस बिल को अध्यादेश के तौर पे लाया जाता है। लेकिन नियम क्या है कि जब वो बिल अध्यादेश के तौर पर आएगा, लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि अध्यादेश के बाद 6 महीने बाद, अध्यादेश के बाद 6 महीने के बाद, है ना, उस बिल को हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, संसद में पारित कराना होगा। ठीक है। तो अध्यादेश यहां पर कौन जारी करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। कितना समय सीमा होती है, तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर आंसर होगा 6 महीने। एक्चुअल में हमने जब बात की एमएसपी की, तो एमएसपी 23 फसल पे लागू की जाती है। मेरा कहने का मतलब यह था कि 23 फसलों पर लागू की जाती है, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि कई ऐसी जगह है जहां पर वो 3 या 4 फसलों पर ही एमएसपी सरकार फिलहाल किसानों से खरीद पाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि 23 है, लेकिन 3 से 4 फसल ही कई जगह लागू होती है, इसलिए मैंने वो पर्टिकुलर 3 और 4 नंबर यहां पर बोला था। ठीक है। अध्यादेश नहीं है, यहां पर अध्यादेश लिखा हुआ है, अध्यादेश नहीं, आप गलत लिख रहे हो। तो अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस। जब कभी भी कोई ऐसी विपदा या आपदा या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है या भारत का संसद सत्र काम नहीं करता है, तो सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति की सिफारिश से उस बिल को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के तौर पे लागू कर देती है, और 6 महीने के बाद उस बिल को हमें क्या करना होता है, उस बिल को हमें संसद में पारित करना होता है। यह हमारे अनुच्छेद 123 के संविधान में दर्शाया गया है। हाँ सर,
क्लास जो रहेगी करंट अफेयर्स की, वो जो इंपॉर्टेंट जब हाइलाइट्स कुछ ऐसे होंगे या कोई इंपॉर्टेंट ऐसे इशू होंगे तब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। हाँ, समझिएगा। तो जब कोई बिल अर्जेंट में लागू करना होता है, जब कोई बिल अर्जेंट में लागू करना होता है, तब सरकार क्या करती है, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर देती। याद रखिएगा, यह चीज काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या संसद सत्र नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सरकार क्या कर देती है, उस बिल को अध्यादेश के तौर पर ला देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब देखो, हमारे जो फार्मर बिल्स हैं यानी जो कृषि विधेयक आए हैं वो 3 है। उसमें से जो पहला हमारा कृषि विधेयक है उसका नाम है, जरा ध्यान समझ लो ध्यान से, बाकी कमेंट बाद में। करंट अफेयर्स एमपी का नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं वो फोकस करते हैं। हाँ, हमें यहां पर ये स्क्रीन में पर्टिकुलर पिक्चर नहीं देखनी है, हमें जो देखना है यहां पर जो लिखा हुआ है बिल उसका नाम। तो देखो, फार्मर जो बिल है यानी 3 कृषि बिल है, जिसमें पहला जो बिल है उसका नाम है दी फार्मर्स प्रोड्यूस। देखो, इसको एक एक करके ध्यान समझ लेना। एक्चुअल में क्या एग्जाम में भी पूछा गया कि इनमें से कौन सा कृषि बिल है या नहीं है, तो वो आपको याद रखना है। तो पहला जो हमने यहां पर नाम लिखा हुआ है वो है दी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, है ना। इसका नाम है, यहां पर हिंदी में बोलेंगे, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक, है ना। समझिएगा, यदि हम बात करेंगे हमारे पास जो कृषि बिल आए हैं वो हैं 3 कृषि बिल, जिसमें पहला कृषि बिल है उसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। ठीक है, यहां हमें कमेंट फोकस नहीं करना है, स्क्रीन पर ध्यान दें। दी फार्मर्स प्रोड्यूस, देखो इसमें आप कुछ भी हल्का भी याद कर लोगे एग्जाम में टिक कर लेना, या तो आप लोग ये पर्टिकुलर वर्ड पढ़ लीजिए, इधर लिखा हुआ है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, है ना। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा यदि हिंदी में इसको हम बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक। तो पहले तो इस बिल का जो पहला बिल है उसका नाम नोट डाउन कर लेना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। फिर हम इसके बारे में समझते हैं कि आखिर इस बिल में क्या कुछ नया है, क्या आखिर इसमें विरोध है या क्या समर्थन में लोग हैं, तो एक एक करके जान रहे हैं। तो पहले ये पर्टिकुलर हाईलाइट जो पॉइंट लिखा हुआ है पहला, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये पहला नाम जो लिखा हुआ है बिल का वो पढ़ लेना, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कमेंट को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन जो कमेंट हमें लगते हैं कहीं ना कहीं बताने लायक है, समझने लायक है, वो हम समझ रहे हैं। और आप लोगों का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग इतना समय निकालकर, बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए तो एक तालियां बजती हैं। हाँ, देखिएगा, इतना नोट डाउन कर लिया। देखो ये बिल क्या है, समझिए। यहां पर मैंने 2 चीजें दिखाई हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, समझिएगा, ये है कृषि मंडी। ये देखो 2 यहां पर इमेज यहां पर दिख रही हैं। पहला जो इमेज दिख रहा है ये है आपकी कृषि मंडी, और ये हमने एक भारत का यहां पर नक्शा बनाया है। देखो, दोनों को बनाने के एक उद्देश्य है जो आपको यहां पर समझाया जा रहा है, वो क्या है। देखो, पहला क्या था कि पहले क्या होता था, किसान के पास मैंने बताया था 3 तरह के ऑप्शन थे। पहला था कि अपनी फसल को वो लोकल मार्केट में बेच सकता था। दूसरा उसके पास ऑप्शन था, वो ऑप्शन ये था कि उस फसल को वो क्या कर सकता है, एमएसपी पे बेच सकता है। और जो तीसरा ऑप्शन था वो ये था कि जो एपीएमसी की कृषि मंडी है वहां पर वो फसल को बेच सकता है। लेकिन अब सरकार ने क्या बोला, जरा समझ लेना। सरकार ने बोला कि अब किसान के पास अधिकार है, वो चाहे अपनी फसल को पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता है। समझो जरा ध्यान से, किसान को अब अधिकार दिया गया है। अधिकार क्या दिया गया, अधिकार यह दिया गया है कि उसकी इच्छा है, किसान की इच्छा है कि वो अपनी फसल को एमएसपी में बेच दे। किसान की इच्छा है वो अपनी फसल को कहां बेच दे, वो कोई कहीं आड़तिया बिचौलियों को बेच दे, या फिर व्यापारी को बेच दे, या फिर उसे ऐसा लगे कि वहां पर उसे पूरा दाम नहीं मिल रहा है तो वो कहीं पर भी राज्य में, दूसरे राज्य में भी अपनी फसल बेच सकता है। और सरकार यहां पर यह सुविधा जरूर देने वाली है कि सरकार ने बोला है कि ये माध्यम भी ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन का मतलब, यदि एक किसान मान लीजिए मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश को किसान को कोई भी अपनी जो फसल है वो मान लीजिए आपके महाराष्ट्र में बेचनी है,
तो महाराष्ट्र का जो व्यापारी है वो उस मध्य प्रदेश के किसान के साथ क्या कर लेगा, वो एक एग्रीमेंट कर लेगा, और उस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये होगा कि आप उसकी जो बोली लग जाएगी वो ऑनलाइन लग जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, और वहां पर उसकी लोडर या पर्टिकुलर चीजें भेजकर वहां से उस फसल को, उस अनाज को ले जाया आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझिएगा, सरकार ने, ये मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लिए या फिर हम किसान के लिए सुविधाएं ही है। लेकिन इससे आप एक चीज ये भी सोचिएगा, अभी भी स्थिति ये थी कि कई बार ऐसा होता था, जैसे हमने देखा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मटर की फसल हम ले रहे हैं, तो यदि उसका जो लागत, जो उसका अमाउंट चल रहा है मार्केट में वो है 6,000 रुपए, लेकिन कई बार ऐसा होता था, आपने देखा होगा दूसरे जिले की हम बात करें कि दूसरे राज्य की बात करें, तो वहां पर वो मटर का जो अमाउंट है पर्टिकुलर वो आपका मान लीजिए 6,500 रुपए। तो किसान क्या करता था, किसान को लगता था कि चलो मुझे 500 रुपए कुंटल या 400 रुपए कुंटल यहां पर फायदा होने वाला है, तो वो क्या करता था, अपनी उस फसल को दूसरे राज्य में बेच देता था या दूसरे जिले में बेच देता था। ठीक है, तो वो एमएसपी पर वहां पर कहीं ना कहीं सरकार को या मंडी में जाकर वो नहीं बेचता था। कई बार आपने देखा होगा ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है, साफ नहीं दिख रहा, ये नाम मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हाँ एक बार आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। ये जो नाम यहां पर लिखा हुआ है उसका नाम है दी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल। ये नाम सिर्फ आपको याद होना चाहिए, यहां पर सिर्फ ये नाम क्लियर है, नाम क्लियर है। हाँ चलो अब जरा समझते हैं, फिर से वापस आते हैं। तो जनरली क्या होता था, आपने देखा होगा कि पहले यहां पर भी स्थिति ये थी कि जो किसान है वो यहां पर सुविधा ये दी गई है कि उस किसान को कि वो अपनी फसल को उसकी इच्छा के अनुसार कहीं पर भी बेच सकता है, दूसरे राज्य में बेच सकता है, दूसरे व्यापारी को बेच सकता है। तो कुल मिलाकर यहां किसान को यह सुविधा दी गई है। लेकिन इसका कहने का मतलब यह भी हुआ कि यदि सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी कि आप दूसरे राज्य में बेच दीजिए, ऑनलाइन बेच दीजिए, तो उससे आप खुद सोचो जो भारत में मंडी है, जो एपीएमसी की मंडी है, उनका क्या धीरे धीरे वर्चस्व जो है वो खत्म हो जाएगा या नहीं। क्योंकि आगे आने वाले समय में 10 से 15 साल में यदि ये स्थिति बनी रही तो जो मंडी है, बिचौलिया, जो आढ़तियां हैं, क्या उनका भविष्य में कोई रोल होने वाला है? वैसे ही होगा, प्राइवेट फर्म आएंगी और वहां से उस किसान से वो क्या करेंगे, उस फसल को खरीद लेंगी। ठीक है, हाँ मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। हाँ अब हम आ रहे हैं, हमारा दूसरा है कृषि बिल। चलो दूसरा जो हमारा कृषि बिल है, फार्मर्स बिल है, जिसका नाम है द फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड, हाँ अभी बताएंगे बाकी सारी चीजें, पहले ये नोट डाउन करिए। द फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, ये नोट डाउन कर लेना, ये दूसरा बिल है। हम 3 कृषि विधेयक बिल की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी जाना पहला कृषि विधेयक, और उससे पहले कुछ हमने की हाईलाइट जो पॉइंट है वो हमने डिस्कस किए। हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं दूसरा कृषि विधेयक, जिसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। हिंदी में इसको हम बोलेंगे मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम बस 2 मिनट में जानने वाले हैं। पीडीएफ इंग्लिश लैंग्वेज मैथ्स क्लास का नोट्स बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा। देखो सिलेक्शन, फिर वही चीज आ गई, मैंने आपसे भी क्या बोला, सिलेक्शन होगा, डेफिनेट होगा, लेकिन हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे 200 से 300% मेहनत आप लोगों को करनी होगी। यानी हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे 2 गुना एटलीस्ट मेहनत आपको करनी होगी। सिलेक्शन हो जाएगा भाई, बस एक रेगुलरिटी मेंटेन करिए। हाँ बिल्कुल इंदौर, हाँ मैंने आपसे वही एक चीज फिर से बोली थी, किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेहनत से सब कुछ मिलता है भाई। हाँ रूबरू होना पड़ता है तकलीफों से, यूं ही लोग काबिल तारीफ नहीं होते। हाँ कोचिंग इंदौर में, बिल्कुल देखिए इधर, दी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल हम डिस्कस करने वाले हैं अब। चलो देखो इधर, एक यहां पर स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है, स्क्रीन में देखने को क्या मिल रहा है, किसान ये फसल को लेकर जा रहा है और यहां पर 2 लोग हाथ मिला रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को,
यदि किसी को ये दूसरा बिल के बारे में कुछ पता है तो एक बार बता दीजिए फटाफट कि आखिर ये क्या है अनुबंध विधेयक। ये क्या है अनुबंध विधेयक जिसकी ज्यादा बहुत चर्चा हो रही है। क्या है ये अनुबंध विधेयक? दूसरा आपका विधेयक, हमने पहला विधेयक डिस्कस किया, अब इसके बारे में बता दीजिए। एक आंसर आया किसान और फर्म के बीच में डील कर दी जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। फसल का पहले ही मूल्य लग जाएगा। चलिए और आंसर, बोनी से पहले प्राइस फिक्स कर दिए जाएंगे। सही प्राइस में कभी भी अनाज को बेचना। सिंगर शिवम तिवारी, प्रदीप, सोमल, सोमलाल, प्रदीप, दीप, एसडीएम की मदद। और आंसर चाहिए, और आंसर फटाफट आंसर देते जाओ। मोहन, मोहन, मोहित, किसान और फर्म, मोहन, दीप। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। बिचौलियों से बेचना पड़ेगा, रेट डिसाइड कर दी जाएगी। प्रशांत, गौरव पाठक, प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा। और आंसर, सिक्योरिटी मिलेगी। आंसर आते रहने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अब देखो जरा, आप इसको समझ लेते हैं। ऋषभ, बिजनेस की डील फिक्स हो जाएगी। प्राइस फिक्स, अनुष्का, श्री, अभिषेक, प्रभाकर, शिवदत्त, कृष्णा यादव। बेस्ट प्राइस पर रविंद्र, कृष्णा, शिवदत्त। देखो अब जरा समझ लेना इसको, अब हम समझ लेते हैं, है ना, बाकी कमेंट पर बाद में ध्यान देंगे। तो ये जो अनुबंध विधेयक यहां पर लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यदि आपने इसको पढ़ा होगा, पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे कि आप लोगों ने आंसर दिए, बिल्कुल आंसर सही दिए, है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने इधर लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ लो भैया, और कोई चीज समझने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इस विधेयक, जो दूसरा विधेयक लिखा हुआ है, बिल लिखा हुआ है, इसका मतलब ही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। अब जरा समझ लेते हैं ये क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। एक कंपनी जिसका नाम है ब्रिटेनिया, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा ब्रिटेनिया जो कंपनी है वो क्या बनाती है, वो बिस्किट बनाती है। समझते हैं ना, ध्यान से 2 मिनट टाइम दे दो बस। जो ब्रिटेनिया है वो क्या बनाती है, आपका बिस्किट बनाती है। अब मान लीजिए ब्रिटेनिया एक कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है, यदि उसे अनाज या गेहूं चाहिए तो एक बल्क में अमाउंट चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे मान लीजिए उसे चाहिए 50 मीट्रिक टन गेहूं चाहिए, तो वो एक किसान के पास तो जाएगी नहीं। तो सरकार ने ये बोला कि एक काम करिए, कुल मिलाकर समझना जरा, सरकार ने ये बोला कि बुवाई के पहले, जब किसान बुवाई करेगा उसके ही पहले उस फसल की क्या कर दो, कीमत तय कर दो। समझना, फसल की बुवाई के पहले, जब किसान बुवाई करेगा उसके पहले ही उस फसल की कीमत डिसाइड कर दी जाएगी। और ये जो कीमत डिसाइड होगी वो किसके बीच होगी, तो आंसर होगा व्यापारी और किसान के मध्य में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। समझना, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा किसके बीच, इसमें रहेंगे मंडी के अधिकारी, जो एपीएमसी मंडी है उसके अधिकारी रहेंगे, और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट में यह बोल दिया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में यह बोल दिया जाएगा कि उस फसल की कीमत, जब फसल, देखो बुआई के पहले हमने रेट डिसाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए एक फसल है, उसकी कीमत थी बुआई के समय कितनी, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन जब एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट ने, व्यापारी ने यह बोल दिया कि 3 से 4 महीने बाद जब फसल कट के आएगी तो हम आपको उस फसल का कितनी कीमत देंगे, 50 रुपए प्रति किलोग्राम देंगे। तो जो एग्रीमेंट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है, व्यापारी किसान के बीच। उसने बोला कि 3 महीने बाद जब आपकी फसल कट के आएगी तो हम उसकी जो कीमत देंगे वो कितनी देंगे, 25 रुपए प्रति किलोग्राम देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डील हो गई वो किसमें होगी, 25 रुपए किलोग्राम में, जबकि उस अनाज की जो रेट था उस समय कितना था, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। है ना, समझ में आ रही है इतनी बात। लेकिन यहां समस्या क्या होने वाली है, जैसे मान लीजिए 3 महीने जब बाद किसान अपनी फसल को उस व्यापारी को बेचेगा, तो जब व्यापारी को अपनी फसल को बेचेगा तो कीमत कितने में देगा, 25 रुपए में। लेकिन मान लीजिए जब फसल बेचने जाएगा किसान उस व्यापारी को, या व्यापारी फसल लेने आएगा, तो रेट मान लीजिए 25 रुपए से बढ़ के हो गई 30 रुपए। समझना, कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ,
कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ? 25 रुपए में। लेकिन जब फसल बेचने की बारी आई, तो आप बताओ वो फसल की कीमत कितनी यहां पर लिखी हुई है? 30 रुपए, है ना, मतलब 30 रुपए हो गई। तो अब कहीं ना कहीं अब किसान ये सोचेगा कि मैं 25 रुपए में क्यों बेचूं, तो कहीं ना कहीं यहां समस्या आने वाली है कि एग्रीमेंट तो पहले ही हो गया है। लेकिन यहां एक चीज अच्छी होने वाली, वो अच्छी चीज क्या होने वाली है कि जब किसान मान लीजिए फसल को बेच रहा है व्यापारी को 25 रुपए में, लेकिन उस समय जो रेट था वो 18 रुपए हो गया, तो कहीं ना कहीं यहां किसान को फायदा है। यदि 3 महीने बाद एग्रीमेंट आपका 25 रुपए का हुआ था, फसल की बुआई के समय जो आपका यहां अमाउंट था, रेट था, वो था 20 रुपए किलो, लेकिन 3 महीने बाद रेट घट के हो गया 18 रुपए, तो किसान यहां तो फायदे में। लेकिन रेट यहां बढ़ गया तो किसान की कहीं ना कहीं यहां पर समस्या होने वाली है। और समस्या एक चीज ये भी है कि मान लीजिए जब कॉन्ट्रैक्ट 25 रुपए में हुआ था, व्यापारी ने ये बोला, जो ब्रिटेनिया के कंपनी के व्यापारी था, उसने ये बोला कि आपकी फसल जैसे ही कट के आएगी तो हम क्या करेंगे, उस फसल को डायरेक्ट आपसे क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, हम लोडर ट्रक सब कुछ आपके खेत में भेज देंगे, आपके घर में भेज देंगे, आप तो उस फसल को सीधे भर के हमारे तक पहुंचा देना। ठीक है, तो ये सहूलियत जरूर दे रहे हैं, लेकिन समस्या यहां पर यह होने वाली है कि जब यदि उस फसल की कीमत यहां पर क्या हो गई, घट गई, तो यहां समस्या है, किसान को नुकसान भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी कैसी कि यहां पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया। ठीक है, तो किसान के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक दो किसान के बीच तो करेगी नहीं ब्रिटेनिया कंपनी, तो वो क्या करेगी, 15 से 20 गांव जो हैं उनके लगभग 200 से 300 एकड़ के जो जमीन है उनके बीच में एग्रीमेंट कर लेगी कि आप लोग एक काम करिए, गेहूं की बुआई करिए, और जितना भी पैसा होगा, ठीक है, जितनी भी आपकी लागत है, वो एग्रीमेंट हमने डिसाइड कर लिया है, इसमें आपको 3 महीने बाद फसल हमें बेचना है। समझ में आया? तो ये है हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये है हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। रेट बढ़ गया तो इसका सीधा समाधान है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाए। देखो, एक्चुअल में यहां पर मैं एक चीज ये बोल सकता हूं कि ये कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो व्यापारी और कहीं ना कहीं किसके बीच हो रहा है, किसान, लेकिन जो उपस्थिति है वो किसकी है, मंडी के अधिकारी की। तो यहां पर मैं एक सुधार करना चाह रहा हूं, वो सुधार ये करना चाह रहा हूं, यदि गवर्नमेंट क्या करती, मंडी अधिकारी की जगह ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच करती, गांव समाज के मध्य, तो फिर ज्यादा अच्छा होता। क्यों? क्योंकि यदि गांव समाज के मध्य होता, तो समझिएगा उसमें गांव के सरपंच रहते, प्रधान रहते, तो एक्चुअल में क्या है, कोई भी यदि बात ऐसी आती तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो गांव के लोग होते हैं उनके अंदर एक एकजुटता होती है ना, एक यूनिटी होती है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज हैंडल करना आसानी से आता है। तो कहीं ना कहीं ये यदि चीज व्यापारी किसान में मंडी अधिकारी का जो रोल था, इसकी जगह गांव समाज के जो लोग हैं उनके बीच में होता, तो मुझे ऐसा लगता कि चीजें थोड़ा बेहतर होने वाली थी। यहां गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। क्या आप लोग यहां पर सहमत हैं? सरपंच लूट लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपकी अवधारणा है और कुछ भी नहीं। अडानी अंबानी का क्या मैटर, आएंगे उसमें भी। अभी हम यहां पर जियो कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। देखो, ये आप लोगों की सिर्फ सोच है, जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि गांव के लोग बिक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोग कभी भी देख लेना, जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल आने के बाद आप लोगों को सिर्फ याद आई थी अपने गांव की। सही कह रहा हूं या नहीं? सभी लोग जो भी कहीं ना कहीं शहर में बसे हुए थे, वो कोरोना इस कोविड-19 में गांव गए, और उस गांव में उन्हें बीमारी का एक भी एहसास तक नहीं हुआ, और क्योंकि गांव में एकता और लोगों ने आपको सपोर्ट भी बहुत ज्यादा किया। सही कह रहे हैं क्या? ये सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था कि यदि गांव समाज, सरपंच या गांव के लोगों के बीच होता। अनुष्का तिवारी, यस सर। विकास, कॉन्ट्रैक्ट भी सरकार द्वारा बनाया जाना चाहिए। नहीं, सरकार द्वारा तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मैंने सिर्फ रोल की यहां पर बात की है। सर कुछ भी तो किसान हमेशा परेशान। देखो, मैंने आपको क्या बोला, अभी तीसरा जो बिल आएगा उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि किसान, जैसे अभी एक नियम आया है इसमें तीसरा विधेयक, कि कहीं ना कहीं भंडारण हम कर सकते हैं, लेकिन किसान आप खुद सोचो कि कितना भी उसके पास अनाज उसने जो बोया है, लेकिन वो अपने घर पे कहां पर रखेगा, है ना? तो वो चीज समस्या है। यहां किसान भंडारण वैसे भी नहीं कर पाएगा। यदि भंडारण कर भी पाएंगे तो वो व्यापारी कर पाएंगे, या जो गोदाम डीलर है जिन्होंने गोदाम बनवा ली है वो कर पाएंगे। आपने देखा होगा एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारे मंडी में या जो गोदाम डीलर व्यापारी हैं वो बड़ी बड़ी गोदाम कमरे बनवाए जा रहे हैं, है ना? उस पर हम आगे आएंगे। देखो, यहां पर जब कोई बात आएगी ना, तो भैया मंडी अधिकारी हैंडल नहीं कर पाएंगे गांव के लोगों को। सभी लोग किसान है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसान ना हो, सभी किसान है। सर आप किसान है, ठीक है।
तो कहने का मतलब यह है कि जब फसल को बेचने का उसका समय होगा, जब किसान की फसल बेचने का समय होगा और यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले ही डिसाइड हो जा रहा है, लेकिन यहां एक चीज जो अच्छी है वो ये है कि यदि यहां पर रेट पहले से डिसाइड हो गया तो फिर कीमत कितनी भी घट जाए लेकिन व्यापारी मजबूर होगा कि उसे फसल खरीदनी पड़ेगी उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो उसने वो पहले ही डिसाइड कर लिया है। तो किसानों के लिए ये चीज बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ नहीं सर ये सही नहीं रहेगा। कृष्णा यादव, सरपंच रविंद्र, सचिन, सचिव पुष्पेंद्र। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई ये चीज, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो भैया, अब आ गया हमारा किसान बीज और खाद कहां से लेंगे। तो खर्चा करना पड़ता है सेठ को। सर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कितना और कब तक पढ़ लेना चाहिए। देखो यदि हम बात करें व्यापम के एग्जाम की तो कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें लगभग आपको 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होना चाहिए। करंट अफेयर्स में यदि बात करेंगे तो व्यापम स्तर पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं तो जो सरकारी योजनाएं हैं यानी गवर्नमेंट जो स्कीम है उससे संबंधित जो पुरस्कार है, पुरस्कार मध्य प्रदेश के स्तर के हो, राष्ट्रीय स्तर के हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर के। वैसे व्यापम में अंतरराष्ट्रीय स्तर ज्यादा नहीं पूछा जाता, नेशनल और आपका जो स्टेट लेवल है मध्य प्रदेश के, इसके पुरस्कार आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमें व्यापम में एक चीज जो पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब होता है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, तो वो भी हमें यहां पर पढ़ना है। स्टैटिक जीके में आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन आपने नाम सुने होंगे, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, आसियान आपने पढ़ा होगा, G20, G7, फीफा, ICC, ये सब आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो आपको पढ़ने हैं। और याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय संगठन से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी क्लास में भी आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मोहन डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। हाँ बिल्कुल कवर करा दिया जाएगा। दीप, देखो करंट अफेयर्स की बात करें तो व्यापम में हम ये बोल सकते हैं, देखिएगा व्यापम के जनरली जो सिलेबस है उसमें आपका जो यहां पर भाग रखा गया है लगभग यहां 30 क्वेश्चन आपके कवर किए जा रहे हैं जीएस के, समझिएगा। तो उसमें अपन ये बोल सकते हैं कि लगभग यदि हम सब बात करें अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की, स्पोर्ट्स की, स्टैटिक जी के, अंतरराष्ट्रीय संगठन की, तो यहां आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इतना ही हमें पढ़ना है और ये एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले कॉपी पेन का इस्तेमाल जरूर करना। आप लोग कई बार ऐसा करते हैं सिर्फ स्लाइड में जो स्क्रीन में दिख रहा है वो पढ़ लेते हैं एंटरटेनमेंट की तरह, ऐसा नहीं करना। आपको नोट डाउन जरूर करना है जितना भी पढ़ना है हमें फिलहाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिएगा इधर। तो जो हमारा तीसरा बिल है उस बिल का नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। समझिएगा अभी हमने 2 बिल डिस्कस किए, ये है तीसरा बिल। फिर से जरा समझ लेना, ये है हमारा दूसरा बिल जिसका नाम है अनुबंध विधेयक, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलेंगे। और जो हमारा पहला विधेयक है ये है हमारा कृषक उत्पाद व्यापार वाणिज्य, है ना, ये हमने डिस्कस किया। कुछ हमने यहां पर की फैक्ट डिस्कस किए, बाकी हम की फैक्ट में आगे आएंगे। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ये स्लाइड, देखिएगा। हाँ तो तीसरा जो हमारा बिल है, हाँ साइंस भी कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। रेगुलरिटी मेंटेन करना है भाइयों दोस्तों। देखो इधर तीसरा जो बिल है इसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंड बिल 2020। तो पहले तो ये नोट डाउन कर लो क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा कृषि विधेयक नहीं है, तो 3 के अलावा जो दिख जाए टिक कर देना, या इनमें से कौन सा विधेयक है, तो एक रफली आपके दिमाग में वो चीज फीड होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा जो विधेयक है इसका नाम नोट कर लेना, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, हिंदी में बोलेंगे आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़े। इसको नोट करो फटाफट, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ऐसा नहीं है कोई सरपंच फिलहाल तो नहीं है फैमिली में, लेकिन फिलहाल गांव से लोग जुड़े हैं और जुड़े होना चाहिए, वो अच्छी चीज है। हाँ देखिएगा अब ये बिल क्या है, तीसरा वाला एसेंशियल कमोडिटीज अमेंड बिल 2020, हिंदी बोलेंगे आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। देखो ये क्या है, आप देख रहे हैं हमने यहां पर देख रहे हैं कि अनाज जो है, अनाज स्टोर होकर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहां बहुत सारा अनाज है,
तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी को भी पता है इस बिल के बारे में तो फटाफट बता दो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं। हाँ मोहन बिल्कुल सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बिल के बारे में, ये कमोडिटीज अमेंड बिल यानी आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम क्या है? यदि इसके बारे में आपको पता है तो एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। हाँ एक आंसर आया, प्रभाकर इकट्ठा नहीं कर सकते, वेरी गुड। चाहे जितना स्टोर कर लें, कर सकते हैं। अंकित, दीप, स्टोर करके रखा जा सकता है। बड़े व्यापारी, मोहन, अंकित, सचिन, सचिव, अंकित, धाकड़, इकट्ठा कर सकते हैं। और आंसर आने दीजिए। नहीं बिल्कुल आपको नहीं पता इसलिए जानकारी दी जा रही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जिनको पता है एक्चुअल में होता क्या है, जब कम्युनिकेशन हमारे बीच में होता है और कई लोग जो आंसर देते हैं कमेंट, तो कई बार ऐसा होता है उस कमेंट से ही आप लोगों को चीजें याद हो जाती हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट पढ़े जाएं और कहीं ना कहीं उस पर कोई एक्शन भी लिया जाए, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर। क्वालिटी ऑप्शन दीजिए, एमबी खत्म हो जाता है। भैया अभी आप जियो की बात कर रहे थे कि सर जियो लूट रहा है, आप नेट पैक ही उनका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 2 GB है, तो मुझे नहीं लगता कि नेट की यहां कोई समस्या होने वाली है। चलो देखो इधर, समझो, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंड बिल है क्या? इसका मतलब यह है, समझिएगा, चाहे किसान हो या फिर व्यापारी हो या फिर गोदाम डीलर हो या फिर कोई प्राइवेट फर्म हो, समझिए यहां पर हमने नाम लिखा हुआ है, समझिएगा, किसान, व्यापारी, गोदाम, प्राइवेट फर्म। अब इधर देखिएगा, यहां क्या लिखा है? आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। जनरली जब हम बात करते हैं आवश्यक वस्तुओं की, खाने पीने की, तो उसमें जनरली 3 चीजें आती हैं। एक तो अनाज यानी गेहूं हो गया, गेहूं। दूसरा आपका हो गया चावल, है ना। पहला तो हो गया गेहूं जो कंपलसरी है, इसके अलावा चावल, और यदि हम तीसरी यहां बात करेंगे तो यहां हो गया तेल यानी सरसों। जनरली आवश्यकता में हम बात करेंगे तो गेहूं चावल को शामिल किया गया है, दालों को शामिल किया गया है, सरसों को शामिल किया गया है। तो सरकार ने बोला कि जब आपदा हो, समझिएगा, जब आपदा हो या फिर युद्ध हो, यानी कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे अभी कोविड-19 आ गया, कोई युद्ध हो गया आपका पाकिस्तान के साथ या कोई आपका ऐसा वॉर हो गया, तो यदि युद्ध आपदा है तो इसको छोड़कर, मतलब युद्ध आपदा में आप क्या नहीं कर सकते? किसान, व्यापारी, गोदाम डीलर या जो प्राइवेट फर्म है वो अनाज को स्टोर नहीं कर सकते। इसी को हम ये बोल सकते हैं भंडारण अधिनियम। इसी को हम क्या बोलते हैं? भंडारण अधिनियम। इसी बिल को नाम दिया गया है कि भंडारण अधिनियम, यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपदा और युद्ध को छोड़कर, कभी आपदा आ गई, इमरजेंसी आ गई या वॉर आपका चल रहा है, उसको छोड़कर, ठीक है, किसान, व्यापारी, गोदाम और जो प्राइवेट फर्म है वो चाहे कितना अनाज को भंडार, उनका भंडारण कर सकते हैं या जितना भी चाहे उसको स्टोर कर सकते हैं। किसान, व्यापारी, गोदाम डीलर या प्राइवेट फर्म के जो लोग हैं वो जितना भी चाहे, चाहे अनाज हो, चाहे गेहूं हो, चावल हो, सरसों हो, दाल हो, उसकी उनकी जितनी भी इच्छा हो उसका क्या कर लें? स्टोर कर लें। लेकिन कब नहीं कर सकते स्टोर? क्योंकि पहले क्या नियम था? पहले ये नियम था यदि कोई भी व्यापारी या प्राइवेट फर्म का व्यक्ति आपका अनाज का भंडारण करता है तो उसे सीधे क्या थी? जेल थी, है ना, सीधे जेल थी, आप नहीं कर सकते। लेकिन अब सरकार ने क्या सुविधा दे दी? अब सरकार ने सुविधा यह दे दी कि आपकी इच्छा, आप कितना भी भंडारण कर लो। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, सरकार ने क्या बोला? देखो सरकार ने क्या बोला,
सरकार ने बोला किसान भी कर सकते हैं भंडारण। आप बताओ क्या किसान कभी भंडारण करता है? जनरली किसान क्या कभी भंडारण करता है? अपना जो अनाज या गेहूं है, उसके पास जो सरसों है, क्या वो उसको स्टोर करता है? कभी आपने देखा है? नहीं करता है, वो कर ही नहीं सकता। क्योंकि पहली चीज तो ये, किसान की स्थिति काफी दयनीय है और साथ ही साथ उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो क्या करेगा भंडारण करते? तो वो कोशिश यही करता है ज्यादा से ज्यादा कि उस फसल को क्या कर दे, वो बेच दे, है ना। तो यहां सरकार ने पहले ही बोल दिया है किसान, किसान को भी शामिल कर दिया। किसान तो वैसे भी शामिल नहीं है इन सब चीजों में। हाँ बिल्कुल कालाबाजारी हो जाएगी। तो यहां पर होगा क्या, देखो अब होगा ये, यदि व्यापारी, गोदाम डीलर, प्राइवेट फर्म ने अपने गोदाम भर लिए, है ना, सरसों से गोदाम भर लिए, है ना। अब मान लीजिए मार्केट में जो सरसों है, तेल है, वो हो गया खत्म, ठीक है। अब बाहर सरसों आ ही नहीं रहा, क्योंकि उस समय जो कीमत थी, मान लीजिए उसकी कीमत थी आपकी 60 रुपए, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या कि जब व्यापारी, जो प्राइवेट फर्म, गोदाम डीलर है, वो स्टोर में उसको स्टोरेज करेंगे, तो भविष्य में फिर क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि सब चीजों की डिमांड ऑलरेडी बढ़ने वाली है, तो व्यापारी क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फसल को क्या करेंगे, महंगे दाम में बेचेंगे। और जब महंगे दाम में बेचेंगे तो आप देख सकते हैं महंगाई हो जाएगी। उस चीज में क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात, डिमांड हमारी ऑलरेडी है, सप्लाई है नहीं है, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो यहां पर यह समस्या होने वाली है। समझ में आ रहा है? हाँ, महंगी चीजें बिकेंगी। नीरज बिल्कुल सही जवाब। ऋषि, शिवम, राकेश, सचिव, वेरी गुड वेरी गुड, समझ आ गया। देखो आप लोग पहली चीज ये, जो कमेंट कर रहे हैं पढ़ाई से संबंधित करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, अनुष्का क्लियर हो चुका है। देखो अब फिलहाल जब ये बिल आएगा, आपने देखा होगा एक वीडियो भी, फोटो वायरल हो रही थी, जिसमें क्या हो रहा था कि जो जियो कंपनी है, जियो की कुछ बोरियां आपको देखने को मिली होंगी जिसमें अनाज भर रहे थे, और ये बोला जाता था कि जियो अपने गोदाम भरना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि व्यापारियों ने पहले ही गोदाम बनवा लिया और वो कोशिश ये करेंगे कि जो भी चीजें खरीदी जा रही है उनको स्टोर करते जाए, और फिर जब कहीं ना कहीं उस चीज की कमी हो जाएगी तो उसको वो क्या कर देंगे, बेच देंगे, ठीक है। तो ये चीज थी जो हमने किसान बिल में समझी। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं, इतनी चीजें हमने डिस्कस की हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच गाइस।